नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 11 मार्कर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। 11 मार्कर क्वेश्चनों को लिखने की एक अच्छी और सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि 11 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित हो सके। उसके पहले एक दो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, पहले आप उन इन्फॉर्मेशन को ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि अगर कोई भी विद्यार्थी केवल पेपर थर्ड की तैयारी करना चाहता है तो वो श्री वेदांत एकेडमी में संपर्क कर सकता है। और केवल पेपर थर्ड पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो केवल पेपर थर्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, इसकी फीस वगैरह की जानकारी के लिए आप 9575535649 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डेमो क्लासेस 3 दिन तक मिलेंगी आपको और मंगलवार 6 जून को ये डेमो क्लासेस शुरू होंगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये डेमो क्लासेस आपकी चलेंगी। तो एक इन्फॉर्मेशन आपकी ये है, और इसकी खास बात ये है कि 10 यूनिट जो इसमें है उनमें से अधिकांश जो यूनिटें हैं वो विभिन्न विभिन्न टीचरों के द्वारा पढ़ाई जाएगी, जैसे कि पाठक सर हैं, अरविंद सर हैं, मैं हूँ, कृष्णा सर, सौरभ सर और सतीश सर। ये मुख्य रूप से वो फैकल्टी हैं जो पेपर थर्ड की विभिन्न यूनिटों को पढ़ाएंगे। तो आपको यूनिटों को पढ़ने के साथ साथ हर यूनिट के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त होगी। दूसरी जानकारी यह है कि अगर कोई विद्यार्थी केवल पेपर फोर्थ में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पर आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। पेपर फोर्थ एथिक्स का है और ये श्री पाठक सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसकी क्लासेस भी आपको सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेंगी और 3 डेमो फ्री मिलेंगे आपको। 3 दिन तक डेमो फ्री रहेंगे, आप चाहें तो इसमें डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फिर से आप इसी नंबर पर कॉल कर लीजिए, तो आपको फीस वगैरह की भी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आ पा रहा है तो वो हमारे ऐप को डाउनलोड करके डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन आपकी ये है कि फोर्थ पेपर का अभी तक एमपीपीएससी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा कंटेंट मार्केट में था नहीं। इस बात की आवश्यकता को समझते हुए श्री वेदांत एकेडमी पाठक सर ने पेपर की पुस्तक का फोर्थ पेपर की पुस्तक को बनाया है, और ये पुस्तक आपको मंडे से B3 बुक स्टोर पर मिल जाएगी। भबरकुआ चौराहे पर ये दुकान है, वहां पर आपको ये पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप वहां से नहीं लेना चाहें तो आप वेदांत एकेडमी के ऑफिस में आ जाइए, वेदा कॉम्प्लेक्स में, वहां पर आकर भी ये पुस्तक आपको वहां से मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन 3 है, और आज की क्लास में हम 11 मार्कर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ष 2020 में जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के अंतर्गत 11 मार्क का जो क्वेश्चन है उनके लिए क्या शब्द सीमा दी गई है। 11 नंबर के जो क्वेश्चन है इनके लिए जो मैक्सिमम वर्ड दिए गए हैं वो हैं 200 शब्द। पहले जो शब्दों की सीमा थी वो 300 शब्द हुआ करते थे, अब उस शब्द सीमा को घटा दिया गया है, नंबर भी घटा दिए। पहले 15 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब 11 नंबर के क्वेश्चन कर दिए हैं और शब्द सीमा इनकी घटाकर 200 तक कर दी गई है। तो 200 शब्दों में आपको आंसर लिखने होते हैं। इसका मतलब है आपको कॉपी के 2 पेज मिलेंगे, एक पेज ये मिलेगा और दूसरा पेज दूसरा मिलेगा। लगभग लगभग 43-44 के आसपास दोनों लाइनें आपको मिलेंगी। तो एक लाइन में आप 5 शब्द आयोग ऐसा मान के चलता है, तो 44-45 सब कहने का मतलब है कि वो आपकी शब्द सीमा। फिर से देख लीजिए, मैंने पिछली क्लासेस में ही बताया है कि प्लस माइनस 10% है। इसका मतलब है कि 180 से आप शुरू करिए और 220 तक ये जाएगा। तो अगर 200 शब्दों में आपको आंसर राइटिंग करनी है तो कम से कम आप 180 शब्द तो लिख कर ही आइए। इतना कम मत भी लिखिए कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आपसे कुछ भी नहीं बनता। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिखना चाहें तो 220 लिखिए, 220 से ज्यादा मत लिखिए, ताकि एग्जामिनर को ये ना महसूस हो कि इसके पास ज्ञान बहुत है लेकिन ये अपने ज्ञान को समेट नहीं पा रहा है। तो दोनों चीजों को एडजस्ट करते हुए आना चाहिए। तो अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन है तब भी कोशिश करिए कि आपके उस लेंदी क्वेश्चन में 180 से 220 की ही वर्ड लिमिट हो जाए। तो इस तरीके से 11 नंबर की प्रश्नों की रणनीति आपकी परीक्षा में इस प्रकार से दी गई है। अब लिखने का एक अच्छा तरीका क्या होना चाहिए वो हम समझ लेते हैं। दरअसल ये जो प्रश्न है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहे जाते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन। और ऐसे टाइप क्वेश्चन कहने का मतलब होता है जिस तरीके से हम ऐसे को लिखते हैं
उसी तरीके से इन प्रश्नों को भी हम शुरुआत करते हैं और उसी तरीके से इन प्रश्नों का हम अंत भी करते हैं। तो एक सीधा साधा सा फॉर्मेट है इन प्रश्नों को लिखने का, और वो सीधा साधा सा फॉर्मेट इस तरीके से होता है कि अगर आपको लिखना हो तो इन प्रश्नों को लिखने के लिए आप 3 चीजों पर विशेष रूप से फोकस करिए। सबसे पहले आप लिखिए इंट्रो। इंट्रो लगभग 40 शब्दों के आसपास होना चाहिए, और 40 शब्दों में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड आप जानकारी बता सकते हैं। जो पूछा गया है उसकी परिभाषा बता सकते हैं, जो पूछा गया है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हैं, जो पूछा गया है उससे संबंधित कोई दूसरी बात बता सकते हैं, वो इंट्रो हो जाएगा। फिर दूसरी चीज होती है आपकी बॉडी, और बॉडी में आमतौर पर वो चीज लिखी जाती है जो प्रश्न में पूछा गया है। सबसे ज्यादा आपको जो वेटेज देना है वो बॉडी को देना है, और जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं मैन, उसमें बॉडी का जो वेटेज होता है वो 100 शब्दों से लेकर 120 शब्द तक होना चाहिए। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा वेटेज आपका यहाँ पर होना चाहिए। लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष, और निष्कर्ष में भी जो पूछा गया है या जो आपने बताया है उसको पूरे तरीके से एक बार समेटना है, और ये निष्कर्ष भी ज्यादा से ज्यादा आप 40 शब्दों का दीजिए। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को आपको मुख्य रूप से 3 फॉर्मेट में ढालना है, और 3 फॉर्मेट में ढालकर उनका आंसर लिखना है। आपको लिखने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, तो आप जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिखिए तो उसमें सबसे पहले बनाइए इंट्रो, उसका परिचय, जो कि ज्यादा से ज्यादा कितने शब्दों में आप दीजिए, 40 शब्द। 40 शब्द कहने का मतलब है कि 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 या 5 लाइन। फिर दूसरा उसकी आ जाएगी बॉडी, जिसमें जो पूछा गया है आपको केवल वही जवाब देना है। अगर आप कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो डायग्राम आपका ना तो इंट्रो में आएगा ना ही कंक्लूजन में आएगा। अगर कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो डायग्राम आपका यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आपने लिख दिया है, और सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होगा। 100 से लेकर 120 शब्दों के अंतर्गत आप इसको मैनेज करिए। थर्ड इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा इसका कंक्लूजन, और कंक्लूजन कहने का मतलब है कि वो भी आप 40 शब्दों में दीजिए। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को एक लिखने का अच्छा तरीका हो सकता है। इस तरीके के अनुसार अगर आप अपने फॉर्मेट को जमाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस वगैरह रहेंगे। तो कोशिश करिएगा कि 11 नंबर के क्वेश्चनों में आप इस प्रकार के फॉर्मेट को फॉलो करें, क्योंकि कुछ एग्जामिनर ऐसे रहते हैं जो अनुशासन प्रिय होते हैं। अगर आपको थोड़े से ओल्ड एज वाले एग्जामिनर मिल गए या कॉपी चेक करने वाले मिल गए जो थोड़े से पुराने ख्यालों के होंगे, तो वो तो डेफिनेटली मान के चलिए कि अनुशासन प्रिय होंगे, और वो आपकी कॉपी में आपके अनुशासन को देखेंगे। तो अगर उन्होंने इस बात को माइंड कर लिया कि इसने फॉर्मेट को फॉलो किया है या नहीं किया है, तो फिर उसके हिसाब से वो 2-3 नंबर आपके खा जाएंगे। और अगर कोई नया चेक करने वाला होगा तो उसको भी इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने अनुशासन को फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। तो हम रिस्क क्यों लें? हमें नहीं पता कि हमारी कॉपी चेक करने वाला कौन है, तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आप अनुशासन को फॉलो कीजिए, ये आपके बेनिफिट की बात होगी। अब 11 टाइप का एक क्वेश्चन हम सैंपल क्वेश्चन के तौर पर लिखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और उसके आधार पर फिर हम आंसर उसका लिख कर देखते हैं कि उसका एक सही आंसर राइटिंग का तरीका क्या होना चाहिए। चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन है 11 मार्कर का, ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया है। मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मालवा पठार की भू आकृति का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको प्रश्न को सबसे पहले समझना है। जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है तब तक उसका आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए 11 हो या 5 हो या फिर 3 मार्कर के क्वेश्चन हो, उनमें सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि आप पता करिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, जिसके आधार पर आप अपना उत्तर उसी तरीके से दे सके। भू आकृति का वर्णन करना है, इसका मतलब ये होता है कि भू आकृति कहने का मतलब है कि उस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं, खासकर कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे कि जमीन है, जल है, जंगल है,
पर्वत है, पठार है, नदियां हैं और इसी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बातें जैसे सड़कें हैं, इसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। बेसिकली अगर आप भू आकृति में देखेंगे तो जमीन, जल, जंगल, पर्वत, पठार, नदियां इत्यादि चीजें उसमें बेसिकली शामिल होती हैं। फिर एडिशनल तौर पे आप सड़कों को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें जो शहर वगैरह हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। भू आकृति कहने का मतलब ये होता है। अब मालवा के पठार की भू आकृति आपको इनसे जोड़कर लिखना है। जब आप भू आकृति समझ गए तो आपको आंसर राइटिंग करना बेहद आसान हो जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे और इंट्रो कहने का मतलब होता है कि आप मालवा के पठार के बारे में थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें या बेसिक बातें बता सकते हैं। जैसे कि मेरे सर शुरू करने का तरीका ये है कि मध्य प्रदेश का भूभाग भारत के सबसे, ध्यान रखिए कि आपको इतनी लंबी लाइन नहीं मिलेगी, आपको लाइन कम मिलेगी। आप 6 से 7 शब्द ही लिख पाएंगे तो आप अपने आंसर को उस अकॉर्डिंग जमाएंगे वहां पर। प्राचीनतम भूभागों में से एक है। यहाँ की भू आकृति में विश्व की सबसे प्राचीनतम उच्चरावच स्थलाकृतियां। अब जैसे आपको यहीं पर एग्जाम्पल वगैरह देना हो तो यहीं पर एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे विंध्याचल पर्वत, दृष्टिगोचर होती है। इन्हीं स्थलाकृतियों में से एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति मालवा का पठार है। लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत आपने इसका इंट्रो दे दिया है और इंट्रो कहने का मतलब है थोड़ा सा आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ाया है। ठीक है। सबसे प्राचीनतम भूभाग, आप चाहो तो इसमें गोंडवाना लैंड को भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बनाइए उसमें लिख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश का भूभाग भारत के सबसे प्राचीनतम भूभाग, ब्रैकेट लिखकर उसमें लिख दीजिए गोंडवाना भूभाग का एक हिस्सा है। यहाँ की भू आकृति विश्व में, भू आकृति में विश्व की सबसे प्राचीनतम स्थलाकृतियां जैसे विंध्याचल दृष्टिगोचर होती हैं। इन्हीं स्थलाकृतियों में से एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति मालवा का पठार है। अब आप इंट्रो देने के बाद ये पार्ट जो आपने लिखा है लगभग 40 शब्दों का, ये हो गया आपका इंट्रो। अब इंट्रो देने के बाद फिर आप शुरू करिए मालवा के पठार के बारे में। अब मालवा के पठार कहने का मतलब होता है कि आप मालवा के पठार के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए और फिर उसकी ये टोपोग्राफी, भू आकृति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं मालवा का पठार मध्य प्रदेश की भौगोलिक
सांस्कृतिक, आर्थिक, दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण, स्थलाकृति है। अब आप क्या जोड़ेंगे इसमें? इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण इसकी भू आकृति है। भू आकृति लिखा आपने, इसको कर लीजिए अंडरलाइन। ध्यान रखना मैं लाल कलर से कर रहा हूं, आपको लाल कलर से नहीं करना है, आपको ब्लैक कलर से करना है। अगर आप ब्लैक से आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देना है, या फिर उसी पेन से अंडरलाइन कर दीजिए जिस पेन से आप राइटिंग कर रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। इसकी भू आकृति है। अब आपने भू आकृति के बारे में समझा दिया, अब आप क्या करेंगे? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, अब थोड़ी सी आप इसी में मालवा के पठार की स्थिति को समझा दीजिए। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में मध्य से लेकर पश्चिम भाग तक विस्तारित है, जिसके उत्तर में अरावली श्रेणी एवं दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी अवस्थित है। इसका विस्तार राज्य के क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग तक। इसको अंडरलाइन कर दीजिए 28% भाग को। जिलेवार यह लगभग 17 जिलों तक विस्तारित है। इसका विस्तार यह बताता है कि इसका महत्व राज्य में इतना अधिक क्यों है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण
इसकी भू आकृति है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्न है। अब जब आप भू आकृति इसकी डिस्कस करेंगे या भू आकृति के बारे में चर्चा करेंगे, तो भू आकृति के बारे में चर्चा करने के लिए आपको इसका डायग्राम देना जरूरी है। जब भी आप ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग करते समय एक बार आप उसका डायग्राम जरूर बना दीजिए, ताकि एग्जामिनर को वो चीजें क्लियर हो जाए। डायग्राम ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर बनाना है, लेकिन हाँ ऐसा बनाइए कि ताकि एग्जामिनर को उस डायग्राम से समझ में आए चीजें। ठीक है, संक्षिप्त सा यहीं पर आप एक डायग्राम बना दीजिए। ये सारी चीजें आपकी बहुत स्पीड में होनी चाहिए, इसलिए आपको स्पीड मेंटेन तो करनी आनी ही चाहिए। और स्पीड आपकी तब मेंटेन होगी जब आपने अच्छे तरीके से इन चीजों की प्रैक्टिस कर रखी होगी। इसलिए इन चीजों की प्रैक्टिस आप पहले से करके रखिए। अब मालवा के पठार की स्थिति को आप यहाँ पर समझा दीजिए। मालवा के पठार की स्थिति यहाँ पर इस तरीके से बता दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए मालवा का पठार, या ऊपर लिख दीजिए मालवा का पठार। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से विंध्याचल को बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अरावली को बता सकते हैं। टोपोग्राफी में एक दो नदियों के बारे में यहीं पर आप बता दीजिए। यहाँ से आप निकालिए तो ये निकल जाएगी आपकी चंबल नदी। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए चंबल नदी। फिर यहीं से आप निकाल दीजिए तो यहीं पर आपकी निकल जाएगी क्षिप्रा नदी। यहीं पर आपकी निकल जाएगी आपकी बेतवा नदी, और बेतवा नदी इस तरीके से आपकी बह जाएगी। तो इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, उन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में भी आप यहीं पर बता सकते हैं। यहीं पर आप चाहो तो यहीं पर आप उज्जैन को पॉइंट कर सकते हो, यहीं पर आप चाहो तो इंदौर को पॉइंट कर सकते हो, यहीं पर आप चाहो तो भोपाल को पॉइंट कर दीजिए। जो महत्वपूर्ण शहर वगैरह हैं, उन महत्वपूर्ण शहरों को यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर दीजिए। तो इस तरीके से डायग्राम में थोड़ी सी इसकी टोपोग्राफी के बारे में आप बता दीजिए, या फिर महत्वपूर्ण रूप से जो चीजें हैं उनको प्रदर्शित कर दीजिए। एक और बात महत्वपूर्ण रूप से आपको प्रदर्शित करना है कि यहाँ पर आपको कुछ चोटियों के बारे में बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक बताना है सिगार चोटी के बारे में। ठीक है, सिगार चोटी के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर सिगार चोटी के बाजू में जो जाना पाव चोटी है, उस जाना पाव चोटी के बारे में बता दीजिए। जाना पाव के बाजू में जो धजारी चोटी है, उस धजारी चोटी के बारे में बता दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मालवा के पठार में चोटियां हैं, उन चोटियों के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, अब भू आकृति जब आप लिख रहे हैं तो इनको पॉइंट के वाइज लिख लीजिए, और पॉइंट वाइज में पहला आप लिख लीजिए मालवा के पठार का निर्माण। अब मालवा के पठार का निर्माण जिस तरीके से हुआ है, आप उसमें लिख दीजिए दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो चट्टानें मिलती हैं, तो दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं चट्टानों का विवरण। तो यहाँ पर जो चट्टानें आपको मिलती हैं, उन चट्टानों के विवरण के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरी चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रमुख पर्वत और पठार की स्थिति क्या है। तो आप तीसरे पॉइंट में इसमें पर्वत और पठार के बारे में दे सकते हैं, और पर्वत पठार के बारे में यही आपको सिगार चोटी, जानापाव चोटी और धजारी चोटी के बारे में बताना है। आप अरावली और विंध्याचल के बारे में भी जानकारी मुख्य रूप से दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। ठीक है,
और इसके उत्तर में अगर आप जाएंगे तो राजस्थान का रेगिस्तान आपको मुख्य रूप से प्राप्त होगा। तो पर्वत पठारों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट, आपको इसमें महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो सबकी तीन तीन चार चार लाइनें अगर आप लिखोगे तो तीन तीन चार चार लाइनें लिखने के बाद आपको ये पूरे तरीके से भर जाएगा। नदियां लिखने के बाद आप इस क्षेत्र की और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। टोपोग्राफी के अंतर्गत अगर इसमें कोई मैदान है, ठीक है, तो उस मैदान के बारे में बता सकते हैं यहाँ पर जो भी है। फिर आप महत्वपूर्ण रूप से इसके ऐतिहासिक शहरों के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए, तो वो भी एक इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से चीजें प्रमुख रूप से आ जाएंगी। तो सबकी तीन तीन चार 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 लाइनें लिखने के बाद आपका जो आंसर रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि इस टोपोग्राफी का पोर्शन आपका ज्यादा से ज्यादा रहे। तो आप 6 7 8 पॉइंट अगर आप देखोगे और 4 हर लाइन का देंगे तो लगभग लगभग 32 लाइनें बनेंगी। और 32 लाइन कहने का मतलब होता है लगभग लगभग 100 शब्दों में आपके वो कंप्लीट होना चाहिए। तो 20 25 या फिर 30 के आसपास लाइनें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। किसी में ज्यादा लाइनें आएंगी, किसी में कम आएंगी। तो 110 से लेकर 120 के आसपास तक वो पूरा कंप्लीट टोपोग्राफी में कर दीजिए, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहां से आपने शुरू किया है और यहां से लेकर यहां तक लिखा है, डायग्राम बनाकर आपने टोपोग्राफी के बारे में मुख्य रूप से जानकारी दे दी। अब अंत में जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष मतलब आखिरी में 3 4 लाइनों का आप निष्कर्ष दे देंगे। इसमें लिखेंगे मालवा का पठार। हाँ, जलवायु तो आप चाहो तो उसमें जलवायु के बारे में ऐड कर सकते हैं। मालवा का पठार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी भूआकृति अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे अलग है। यही कारण है कि यहाँ की जलवायु सम है, जिसके कारण यहाँ बसाहट ज्यादा है। और इस तरीके से लिखने के बाद अंत में एक लाइन लिख लिएगा, और वो लाइन चाहो तो आप दूसरे पेन से लिख सकते हो। वो लिखिए, मालवा की धरती गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर। ठीक है, इस तरीके से आप एंडिंग करिए। तो अगर आपको कोई कोटेशन वगैरह पता है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों की जो एंडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है, उसको एक कोटेशन के साथ आप एंड कर दीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो मालवा के बारे में अगर कोटेशन नहीं पता है तो ये कोटेशन याद कर लीजिए, मालवा की धरती गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर। तो मालवा के बारे में या मालवा की विशेषताओं के बारे में या मालवा के महत्व के बारे में जब से आप भी पूछा जाए तो ये कोटेशन आप वहां पर लगा दीजिए, आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे और एग्जामिनर इससे इंप्रेस भी होगा। तो एक लिखने का जो अच्छा फॉर्मेट होता है, लिखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है मेरी नजर में, वो इस तरीके से हो सकता है। इसमें जो भी पॉइंट आपको याद आ रहे हो वो सब लिख देना। जैसे मैंने इसमें मृदा नहीं लिखा है तो आप चाहें तो इसमें मृदा को भी ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर कौन सी मृदा वगैरह होती है, वो भी इसकी भू आकृति के अंतर्गत शामिल आ जाएगी।
तो इस तरीके से 11 नंबर के प्रश्नों में इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर आप इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेट आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको लिखना हो तो इस तरीके के फॉर्मेट को आप फॉलो करिए, तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपका आंसर भी लिखा जाएगा और नंबर भी मिला जाएगा। डायग्राम हमेशा आप लिखिए कि जो आंसर राइटिंग की बॉडी वाला पार्ट रहता है उसमें आप डायग्राम बनाइए, ना इंट्रो में बताइए ना कंक्लूजन बताइए, बीच में। तो सबसे पहले आप इंट्रो दीजिए, इंट्रो देने के बाद आप उसकी बॉडी लिखिए, और ध्यान रखना कि इंट्रो में वो नहीं बताया जाता है जो प्रश्न में पूछा गया है, उससे रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं। बॉडी में वो बताया जाता है जो प्रश्न में पूछा गया है, और कंक्लूजन में जो भी आपने लिखा है उसको आप जस्टिफाई करते हैं कि मैंने जो बताया है, जो विशेषताएं बताई हैं, जो भी लिखा है वो आप जस्टिफाई करके बता रहे हैं कि वो सही है या फिर गलत है, वो कंक्लूजन के अंतर्गत लिखा जाता है। तो 40 इसके मान लीजिए, 40 इसके मान लीजिए, अधिकतम शब्द आ जाएंगे आपके बॉडी में। इस तरीके से आपका 11 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसको हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा भी है, तो अब आप चाहें तो इसकी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप लिख के देख सकते हैं। तो मालवा के पठार की भूआकृति का वर्णन करिए, टोपोग्राफी बतानी है, तो टोपोग्राफी के संदर्भ में थोड़ी सी रिलेटेड बातें हमने इंट्रो में दी। फिर टोपोग्राफी में मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी, थोड़ी सी जानकारी हमने दी जैसे अवस्थिति वगैरह। फिर उसके बाद हमने टोपोग्राफी, निर्माण, चट्टान, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, मृदाएं, ऐतिहासिक शहर इत्यादि के बारे में जानकारी दी। और अंत में हमने कंक्लूजन के बारे में लिखा है, जो भी हमने लिखा है वो सही लिखा है, गलत लिखा है, और हमने इसकी समाप्ति कैसी की, एक कोटेशन लिखा। अगर कोटेशन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कोई जबरदस्ती बना के मत लिखिए। मालवा की धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नहीं, ये लिख के हमने अपने आंसर को समाप्त कर दिया। तो एक लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो इस फॉर्मेट में हो सकता है। आप चाहो तो किसी अलग तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार रिप्रेजेंट करने का तरीका एक अच्छा अनुशासन में रहकर रिप्रेजेंट करना है, जो कि आपके लिए अच्छे नंबर दिला सकता है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और मेंस की प्रैक्टिस हम आगे की क्लासेस में करते रहेंगे। नए नए तरीके के प्रश्नों को खोजेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।